पार्टी जो हर किसी को प्रतिनिधित्व देती है। चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नीलभ जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी स्थिति जो है वो क्लियर करने की कोशिश की कि किस तरीके से महिलाएं और सशक्तिकरण की बात जहां कांग्रेस करती नजर आती है तो वैसा ही कुछ दिखाई भी दिया है, क्योंकि बीजेपी से आगे नजर आ रही है कांग्रेस महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए। 6 विधानसभा सीटों में से ग्वालियर दक्षिण और ग्वालियर पूर्व में एक बार फिर महिला को मौका दिया गया। तो डबरा सीट पर इमरती देवी लगातार 3 चुनाव जीतकर खुद को जो है साबित भी किया था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद कुछ सीटों के नाम और सीमाएं बदल गई, लेकिन पुराना हिस्सा उनमें जुड़ा रहा। 1977 से लेकर अब तक यदि इन 6 सीटों का आकलन हम करते हैं तो भाजपा और कांग्रेस की ओर से 2020 के उपचुनाव तक यहां 105 पुरुष प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बीच में 2 विधानसभा सीटों पर एक बार 2 महिला प्रत्याशियों को मौका दिया गया। उनके हारने के बाद दोबारा महिला प्रत्याशी को नहीं उतारा गया। उपनगर ग्वालियर में 1998 में कांग्रेस ने डॉक्टर उमा सेंगर को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके कामकाज में कुछ कमियां रहने के कारण उन्हें पार्टी का सिंबल नहीं मिल पाया और यहां से अशोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया था। ग्वालियर पूर्व विधानसभा भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाने वाली ग्वालियर पूर्व सीट से 1985 में कांग्रेस ने रश्मि परिहार को मौका दिया, लेकिन वे भाजपा के कद्दावर नेता गंगाराम बांदल से चुनाव हार गईं। उसके बाद 2013 में भाजपा ने माया सिंह को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने चुनाव जीतकर अपनी उपयोगिता को साबित भी किया। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट पर 2008 में कांग्रेस ने रश्मि पवार शर्मा को प्रत्याशी बनाया। इसी बीच कांग्रेस ने नाराज होकर पार्टी छोड़कर आए पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ल यहां से बसपा से चुनाव लड़े। वे खुद तो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन जाति और पार्टी समीकरण एक होने के कारण रश्मि चुनाव हार गई। लेकिन इस सीट पर महिला प्रत्याशी सबसे ज्यादा सक्रिय रही हैं। डबरा विधानसभा की बात करें तो डबरा सीट आरक्षित होने के बाद कांग्रेस ने यहां से इमरती देवी को प्रत्याशी बनाया था। लगातार 3 बार चुनाव जीती भी। 2020 के उपचुनाव में वे भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन कांग्रेस के सुरेश राजे से हार गई। भाजपा ने एक बार फिर उन्हें प्रत्याशी बनाकर भरोसा जताया। इसका कारण है इन चुनाव में कम वोटों से हारना। तो लगातार हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर दोनों ही दल बात करते नजर आते हैं, लेकिन यहां पर बाजी जो मारी है वो कांग्रेस ने मारी है, क्योंकि अगर बात करते हैं हम तो 15% जो कैंडिडेट्स उतारे गए हैं वो महिलाओं के हैं, लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मात्र केवल 13% टिकट जो है वो महिलाओं को दिए गए हैं बीजेपी के द्वारा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय मरकले जुड़ गए हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात दोनों करती नजर आती है कांग्रेस बीजेपी, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती नजर आई। क्या वजह आप देखते हैं अभय जी? आयुषी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो लगातार ये बात देखने में आती है कि महिला आरक्षण की दोनों ही महिला आरक्षण की दोनों दल बातें करते हैं, लेकिन टिकट वितरण में जहाँ बात आ जाती है तो वो फिर यही मुद्दा उभर के आता है कि जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं, जो स्थानीय प्रत्याशी है जिसकी लोकप्रियता है, वो कौन टिकट निकाल सकता है। जैसे अगर हम बात करें, आप बात कर रहे हैं इमरती देवी, तो मैं बात करूंगा ऋषि पाठक की। ऋषि पाठक सांसद हैं, इसके बावजूद उनको जो है विधायक का टिकट दिया गया, चुनाव लड़ा गया। हालांकि सोशल मीडिया पर यह देखने को मिला कि वो कंबल और घड़ियां बांटने के लिए उनको कुछ बरामद हुआ था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर महिला आरक्षण की बात की जाए तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के अंदर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मुद्दे पर दोनों ही दल बात जरूर करते हैं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आता आयुषी। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के पास अभी इस वक्त जो है कहने के लिए सिर्फ 2-3 बोल ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। केंद्र से अगर हम बात करें तो महिलाओं को आरक्षण देने को लेकर बात करती नजर आ रही है बीजेपी, और दूसरा प्रदेश में लाडली बहना योजना, ये एक ट्रेंड भी बन चुका है जिसका जिक्र करती हुई नजर आ रही है पार्टी। इसके अलावा और कुछ नहीं किया। अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों ही जो है चुनावी लॉलीपॉप नजर आ रहे हैं, एक लोकसभा के लिए तो दूसरा विधानसभा के लिए। बिल्कुल आयुषी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपको फिर इस बारे में बताना चाहूंगा कि इस बार जो टिकट वितरण हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे, पिछले 4 चुनाव में भी हम देखेंगे तो पिछले 4 चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में टिकट का वितरण होता था, उनकी चलती थी। लेकिन इस बार देखा जाए तो केंद्र ने अपने हाथ में पूरा मामला रखा और केंद्र ने ही टिकटों का वितरण करा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है
वो केंद्र से पहले वितरण करती थी। इस बार अगर देखा जाए तो कमलनाथ और नकुलनाथ की ज्यादा चली है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाएगा दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति में बदलाव करा है। पहले जो मध्य प्रदेश के चुनाव होते थे उसका नेतृत्व, उसका निर्णय मध्य प्रदेश की भाजपा पार्टी संगठन लेता था, और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का निर्णय केंद्र से होता था। लेकिन आप देखिए बड़ा बदलाव, इस बार मध्य प्रदेश का निर्णय केंद्र ने लिया है बीजेपी ने, और कांग्रेस की बात की जाए तो वो लोकल लेवल पर प्रदेश स्तर पर लिया गया। अभय जी, वो तस्वीर आपको अच्छी तरह से याद होगी जिसमें शिवराज जी का दर्द छलका। उन्होंने कहा, ये जो उनके शब्द हैं वो मैं रिपीट करना चाहूंगी, वो शब्द कुछ ऐसे थे कि बहुत याद आऊंगा जब चला जाऊंगा। ये जो दर्द है ये जनता के बीच उनका छलका था। आप इसके बारे में बताएं। देखिए आयुषी, मैं आपको साफ तौर पर बताना चाहूंगा कि अगर आप पिछले चुनाव में अगर आपने वो देखेंगे होर्डिंग बैनर कि अब की बार शिवराज सरकार, लेकिन इस बार सीधे साफ तौर पर लिखा गया है कि अब की बार भाजपा सरकार। और आप देखें किसी भी बैनर पोस्टर पर शिवराज जी का कोई चेहरा नहीं है, सीधे तौर पे पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और साफ तौर पर लिखा है कि अब की बार भाजपा सरकार। मतलब कुल मिलाकर भाजपा मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस जो है स्थानीय लेवल पर चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही बात करें तो सामान्य सीट पर महिलाओं को जो है वो टिकट नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ रिजर्व सीटों पर ही जो है उतारा गया है। क्या वजह रही कि पार्टी जो है वो महिलाओं पर भरोसा नहीं कर पा रही है, कांग्रेस और बीजेपी? अगर इस बारे में बात करें तो जो रिजर्व सीट रहती है, रिजर्व सीट पे महिलाओं को टिकट देना आवश्यक है, जरूरी है, रिजर्व सीट जो रहती है। और यदि बात की जाए सामान्य सीटों की, तो सामान्य सीटों की अगर ये पार्टी की अंदरूनी रणनीति है, उनका क्या निर्णय है, उन्होंने किस हिसाब से निर्णय लिया है, ये इसके बीच में हम नहीं जा सकते। लेकिन महिलाओं के आरक्षण की अगर बात की जाए तो दोनों ही दल ने कहीं ना कहीं इसमें अपने आप को सेफ रखते हुए उन्हीं उम्मीदवार को, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव है इस बार, मैंने आपको जैसे शुरू में बताया था, उन्हीं कैंडिडेट को उतारा गया है कि जो चुनाव जीत सके। देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो जब कांग्रेस से इस बारे में जिक्र किया गया था तो उन्होंने साफ कर दिया कि हमने इस बार जो टिकट दी है महिलाओं को वो उनके परफॉर्मेंस के बेस पर दी है। इससे चुनाव जीतने का कोई जो है सरोकार नहीं है। अगर हम देखें तो परफॉर्मेंस जिसका अच्छा था उसी के आधार पर महिलाओं को टिकट गया है। आपको क्या लगता है, ये इसी आधार पर दिया गया है या फिर महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है? राजनीतिक क्षेत्र में, राजनीतिक अगर बात करेंगे अपन या सार्वजनिक क्षेत्र में बात की जाए तो अंदरूनी सर्वे दोनों ही संगठन लगातार कर रहे थे। पिछले 1 साल से लगातार इस बात को ध्यान में रख रहे थे कि किसका प्रभाव या किसके संपर्क ज्यादा है। इसी बात को आधार मानते हुए, इसी बात को आधार रखते हुए टिकट वितरण किया गया है। तो जिनका प्रभाव जिस क्षेत्र में ज्यादा है, क्योंकि अगर आप महिलाओं की बात करें तो देश की राष्ट्रपति भी महिला है, और इस मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सत्ता से बेदखल करने वाली महिला है उमा भारती। यदि आप देखें उन्होंने सत्ता से बेदखल करा था। तो पार्टियां जो इस बात को भी देखती कि इनका प्रभाव कितना है राजनीतिक क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में, कितने संपर्क में, कितने वो लोगों को प्रभावित कर सकती है। ये सारी बातें जो है इस चीज में देखी जाती है। बिल्कुल, यहाँ पर डेप्यूटी कलेक्टर निशा बांगरे का भी हम जिक्र कर लेते हैं। अगर उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो जाता है तो वो भी कांग्रेस से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जाहिर किया है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ना चाहती हैं। इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, मैं अगर इस विषय में अगर बात करना चाहेंगे तो मैं आपको बताऊं, एक IAS बनना मतलब कि एक बुद्धिमत्ता का परिणाम होता है कि जो व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, और वो एक कलेक्टर की पोस्ट तक आने के बाद भी अगर इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, और राजनीति के अंदर आकर वो जनप्रतिनिधि बनकर और इस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहा है। तो निशा के साथ यही बात है कि वो शायद प्रशासनिक व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है, और राजनीति के अंदर आकर जो ये कमियां उनको दूर करना चाहती है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे, क्योंकि कलेक्टर जैसा एक बड़ा पद होता है, उसके बावजूद उन्होंने अपना इस्तीफा देने की बात करी। और राजनीति में आकर अगर वो चुनाव लड़ती है तो विधायक बनती है, और विधायक बनती है तो उनके क्षेत्र में आने वाले पूरे कलेक्टर उनके अंडर में होंगे, पूरे अधिकारी उनके अंडर में होंगे, वो उनको निर्देश दे सकती है। तो वो उनकी रणनीति इस हिसाब से हो सकती है, क्योंकि कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, साफ तौर पर यदि आप प्रशासनिक सेवाओं में होने के बावजूद राजनीति में आना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका संकट क्लियर है कि आप प्रशासनिक व्यवस्था संतुष्ट नहीं है।
चलिए, तो यहाँ पर इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता हमारे के लिए जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां जो है सियासी मैदान में महिलाओं को उतारती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ये जो प्रतिशत रहा है ये कुछ कम ही रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां जिस तरह से आगे आकर महिलाओं को सशक्त करने की बात करती हैं, उस आधार पर महिलाओं को जो सीट दी गई है वो कहीं ना कहीं कम ही नजर आ रही है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।